कितने हो गई? लाइट वर बंद कर दे सामने की। अबे तो कैमरा चल रहा है, स्टार्टिंग कर रखी है क्या? कट कर दियो उसे। रेडी? गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे सर्दियाँ आ रही हैं और अब टाइम आ गया है कि अब हम सभी अपनी अपनी रज़ाइयों में जो है दुबक करके पढ़ेंगे आगे आगे चल के, और एक बेहतरीन तरीके से चीज़ों को तैयार करते चलेंगे। तो सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा दिन है फ्राइडे और क्लास नंबर हमारी आज है 13 और हम पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, जिसमें हमने जो कल की क्लास थी उसमें हमने जो पढ़ा वो पढ़ा जो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े। तो फाइनली अगर हम बात करें जो है पावर के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति की पावर होती है, जिसमें पहली होती है एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरी होती है लेजिस्लेटिव पावर, तीसरी होती है जुडिशरी पावर, चौथी होती है फाइनेंशियल पावर, नेक्स्ट होती है हमारी डिप्लोमेटिक पावर, नेक्स्ट होती है हमारी जो है कौन सी होती है इमरजेंसी पावर। ठीक है, ये हमारी पावर होती है, और एक होती है मिलिट्री पावर। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, और एग्जीक्यूटिव पावर हमने पूरी तरीके से पढ़ा, एक प्रेसिडेंट का भी और एक गवर्नर का भी। ठीक है, क्योंकि लगभग जो शुरू की 4 पावर है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और फाइनेंशियल, ये दोनों पावर जो हैं वो गवर्नर के पास भी होती हैं और राष्ट्रपति के पास भी होती है। तो इसलिए हम इन दोनों को साथ कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो कल हमने स्टार्ट किया था लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे, और वो पॉइंट क्या क्या थे थोड़ा सा एक निगाह डाल लेते हैं। तो जो वे पॉइंट थे आप लोग जानते हैं कि जो वे पॉइंट थे हिस्ट्री क्लास कर दिया अपलोड। अच्छा, तो जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर। और ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ये हम दोनों व्यक्तियों की पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की भी पढ़ेंगे और गवर्नर की भी पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्ति, और विधायी शक्ति को हम राष्ट्रपति की भी पढ़ेंगे और राज्यपाल की भी पढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर होती है उसमें कुछ पॉइंट आते हैं निकल के, जिसमें पहला था आपका नॉमिनेट मेंबर, नॉमिनेट मेंबर इन हाउसेस, यानी कि सदनों में निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसका मतलब होगा सदनों में निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट होगा आपका एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। और हम सब जानते हैं कि जो हमारी संस्थाएं होती हैं उन सब की वार्षिक रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट होगा हमारा सेशन यानी कि सत्र। नेक्स्ट होगा हमारा वीटो पावर, यानी जिसको हिंदी में भी हम वीटो पावर बोलते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, और क्या था ऑर्डिनेंस पावर के बाद, और क्या था, यहां से हटा दे इसको, बिल के रिगार्डिंग पढ़ेंगे।
तो हमने नॉमिनेट मेंबर इन हाउस के बारे में पढ़ा, जो कि हमने केवल और केवल राष्ट्रपति का पढ़ा। तो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं नॉमिनेट मेंबर इन हाउस के बारे में, यानी कि नॉमिनेट मेंबर इन हाउस के बारे में, यानी कि हिंदी में बोलेंगे सदनों में निर्वाचित सदस्य, सदनों में निर्वाचित सदस्य। तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल की। तो अगर हम सेंट्रल की बात करें तो हम सब जानते हैं कि सेंट्रल में हमारे दो सदन होते हैं, जिसमें पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में केवल 2 एंग्लो इंडियन होंगे, एंग्लो इंडियन। और इन 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कौन करेगा? बाय प्रेसिडेंट, यानी कि 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। यानी हिंदी में लिखेंगे 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा या करता है। ठीक है, यहां पे मनोनीत की जगह नामांकित भी आ सकता है, कि 2 सदस्यों को नामांकित करता है राष्ट्रपति। तो ये दोनों वर्ड एक ही होंगे, और इंग्लिश में मतलब होता है इसका नॉमिनेट। तो फाइनली अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, और एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेट करता है लोकसभा में वो प्रेसिडेंट करता है, और इनकी जो संख्या होती है वो केवल और केवल 2 होती है। और अगर हम बात करें एंग्लो इंडियन के बारे में, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी कि ये यूरोपियन कंट्रियों में से किसी एक देश के हो। यानी कि यूरोपियन देश आप लोग जानते होंगे, जैसे हमारा ब्रिटेन है, हमारा फ्रांस है, ठीक है, और हमारा जो है इटली है। तो ये सभी हमारे जो क्या होंगे, वो यूरोपियन कंट्रीज होंगे। तो यूरोपियन कंट्री स्पेन हुआ, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्री में से किसी एक देश का हो, दूसरा भारत की नागरिकता ले चुका हो, और तीसरा उसका जो डोमिनेंस है वो मेल डोमिनेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है एंग्लो इंडियन। चूंकि एंग्लो इंडियन के बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, हाँ केवल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है, तो आपका आंसर होगा इज नोन एज 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, और अगर हम बात करें आर्टिकल के बारे में, तो ये पावर जो दी गई है राष्ट्रपति को, आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल कितने में है, आर्टिकल 331 में है। यानी कि आर्टिकल 331 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में यानी कि 12 मेंबर नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो 12 सदस्य होंगे ये किसी न किसी स्पेशल फील्ड से होते हैं। तो वो पहला फील्ड होगा सोशल सर्विस, यानी कि समाज सेवा। नेक्स्ट होगा लिटरेचर, यानी कि साहित्य। नेक्स्ट आपका होगा आर्ट, यानी कि कला। और नेक्स्ट आपका होगा साइंस, यानी कि विज्ञान। तो राज्यसभा के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये किसी न किसी एक फील्ड में होते हैं, किसी न किसी एक फील्ड के विद्वान होते हैं और प्रख्यात होते हैं। और फील्ड के बारे में बात करें तो पहला होगा सोशल सर्विस, यानी कि समाज सेवा। दूसरा होगा लिटरेचर, यानी कि साहित्य।
तीसरा होगा आर्ट यानी कि कला, और चौथा होगा साइंस यानी कि विज्ञान। और अगर आप इनकी भी हिंदी नहीं लिख पाते हैं या इनकी भी आपको इंग्लिश नहीं पता है, इनकी भी आपको हिंदी में वर्डिंग नहीं पता है, तो फिर बेकार ही आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए तो नॉट पॉसिबल, आपको एफर्ट करने होंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए। हाँ, एक चीज और रह गई इसमें, आर्टिकल ले गया है। तो अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो ये जो पावर है ये हमारी आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 80 में है। तो पूछ लिया जाएगा कि बताइए राज्यसभा में किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो इज नोन एज आर्टिकल 80। और यहाँ का होगा लोकसभा का आर्टिकल 331। ठीक है, ले ले, थोड़ी सी ले ले, मैं नहीं खा सकता इतनी, बहुत सारी हो जाएगी, ले ले। अरे क्या रखा लाइफ में, खाओ पियो मौज लो। चलिए भाई, तो अगर हम बात करें सेंट्रल के बारे में तो सेंट्रल का तो हो गया, अब हम बात करते हैं स्टेट के बारे में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए स्टेट में कौन कौन से हाउस होंगे, बताओ जल्दी जल्दी। स्टेट में कौन कौन से हाउस होंगे, भाई बताओ बच्चों। अगर हम बात करें स्टेट के बारे में यानी कि राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट में हमारे दो सदन होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। और आप सभी जानते हैं कि विधान परिषद में भी एंग्लो इंडियन होते हैं और उनकी जो संख्या होती है वो एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। तो अगर हम बात करें वन एंग्लो इंडियन नॉमिनेट बाय, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाएगा वो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। और हिंदी में लिखेंगे इसको कि एक आंग्ल भारतीयों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, एक एंग्लो इंडियन को। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही एंग्लो इंडियन हो, यानी कि होता तो एक ही है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर विधानसभा में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता। ठीक है, ऐसा इसका जरूरी नहीं है कि आपको एंग्लो इंडियन रखना ही होगा, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी स्टेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे नहीं रख सकते, लेकिन प्रावधान ये है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर एंग्लो इंडियन होगा तो वो एक व्यक्ति होगा जो गवर्नर के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब वो उनको मनोनीत करे या ना करे वो सारी बात गवर्नर के ऊपर होती है। ठीक है, जैसे यूपी के बारे में बात करें तो यूपी में एक भी एंग्लो इंडियन नहीं है। ठीक है, और अगर बाय द वे अगर हो गया होगा तो मैं आपको करंट में अपडेटेड करा दूंगा। एक विशेष सूचना कि दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों में विलय हो गया है। चूंकि ये सारी बातें मैं आपको करंट में बता करके चलूंगा। ठीक है, चूंकि जब मैं करंट पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पे सब चीज़ें अपडेट करा दूंगा कि अगर आपकी कोई भी डाटा ऐसा लिखा गया होगा, हालांकि मैं खुद भी पूरी तरीके से चेक करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पुरानी लिखी जाती हैं, तो उसको जब हम अपडेट करेंगे, हम उसको पॉलिटी को जब अपडेट करेंगे, अपडेट की जब क्लास लूँगा मैं आपकी, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं ये बता के भी करूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बदली है, कहाँ पे आपको करेक्शन करना है। ठीक है, तो उसके लिए कभी परेशान मत होइएगा।
तो बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन होता है, यानी कि उसको नॉमिनेट करता है गवर्नर, और किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल होगा 331। लेकिन वही बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि विधान परिषद में जो नॉमिनेट होगा वो होगा 1/6 ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो विधानसभा की सीटों का 1/6, ठीक है, सीटों का 1/6 जो सदस्य होंगे उसको नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। यानी कि 1/6 मेंबर ऑफ सीट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और इसको नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेट बाय गवर्नर, ठीक है, कौन करेगा? गवर्नर। और आप सभी जानते हैं कि ये भी एक विशेष जो है फील्ड में चुने जाते हैं, जिसमें पहला फील्ड होगा सोशल सर्विस, दूसरा होगा लिटरेचर, तीसरा होगा आर्ट और चौथा होगा साइंस। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कि विधान परिषद में एक और एक्स्ट्रा फील्ड रखा गया है जिसका नाम है कोऑपरेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहकारिता। याद रखेंगे कि सहकारिता के फील्ड में भी वह व्यक्ति हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मान लीजिएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में मान लीजिएगा 60 मेंबर है, तो 60 का 1/6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यानी कि 10 मेंबर जो होंगे वो कौन होंगे? नॉमिनेट मेंबर होंगे। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। तो फाइनली हमने पढ़ा कि स्टेट में 2 टाइप के सदन होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, दूसरी होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। और यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन अपॉइंट किया जाता है, यानी कि नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 331। और वहीं अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो 1/6 मेंबर सीट यानी कि 1/6 मेंबर ऑफ सीट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो हमारी विधान परिषद की जो सीट होती है, जो कुल सीट होती है, उनका 1/6 जो होंगे उन पर नॉमिनेट करेगा गवर्नर। और ये कुछ फील्ड है सोशल साइंस, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और कोऑपरेटिव, ठीक है। तो केवल और केवल विधान परिषद में एक ही फील्ड एक्स्ट्रा है, बाकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में केवल एक ही फील्ड एक्स्ट्रा है, बाकी राज्यसभा में केवल और केवल 4 फील्ड है, सोशल सर्विस, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस, ठीक है। और ये जो पावर दी गई है वो किस में है? आर्टिकल 171 में, ठीक है। तो ये जो पावर है गवर्नर की, जिनको पावर दी गई है विधानसभा में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की, वो आर्टिकल है आर्टिकल 71 के तहत, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान से लिखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और भी डीप लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़नी होगी, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में इतनी बात पढ़ने से लेजिस्लेटिव असेंबली ख़त्म नहीं हो जाती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इतनी बात पढ़ने से लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं ख़त्म होती है। जब हम इसके बाद पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा और पार्लियामेंट के बारे में, तो इन्हीं चीज़ों का तो रिपीटेशन होगा ही होगा, साथ में हमें और भी सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। चलिए, तो नॉमिनेट मेंबर इन हाउस कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारी संस्थाएं होती हैं उनकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो कहाँ रखी जाती है, कैसे कैसे रखी जाती है, वो सभी पढ़ते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे वही चीज़ें लेकर के चलेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ है। और आज भी मैंने अपनी क्लास में समझाया था कि हमेशा
बुद्धिमान बने, विद्वान ना बने, क्योंकि विद्वान लोग अक्सर अपने घर ही बैठे रह जाते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति नौकरी ले जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारी एनुअल रिपोर्ट होगी, एनुअल जो भी रिपोर्ट होगी हमारी, जो भी संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट होगी, यानी कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारी वार्षिक रिपोर्ट होगी उसको हम कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल के बारे में, यानी कि केंद्र के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि सेंट्रल में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें पहली होती है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एक सेंट्रल में ग्रेड ए और ग्रेड बी के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, आप सभी जानते हैं, जिनसे हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनकर के देश की सेवा करते हैं, और इसमें ही हमारी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एससी कमीशन, सॉरी एसटी कमीशन, एससी कमीशन, ओबीसी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, लैंग्वेज कमीशन। तो जितने भी ये कमीशन है हमारे, जितने भी आयोग हैं, यूपीएससी के बारे में बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एसटी कमीशन को हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग। एससी कमीशन को बोलते हैं अनुसूचित आयोग, अनुसूचित आयोग है ना, अनुसूचित जाति आयोग। ओबीसी को बोलेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक आयोग, और लैंग्वेज कमीशन यानी कि भाषा आयोग। और आप सभी जानते हैं कि इनकी भी एनुअल रिपोर्ट होती है, इन सभी की एनुअल रिपोर्ट होती है, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट होती है, यानी कि एनुअल रिपोर्ट होती है। और ये अपनी जो एनुअल रिपोर्ट होंगे वो किसको करेंगे, सबमिट टू प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और भारत के राष्ट्रपति उस रिपोर्ट का क्या करेंगे, तो वो उस रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस इन हाउसेस, यानी कि वो इस रिपोर्ट को सदनों में रखवाएंगे। और सदन हमारे कौन से होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन के आ जाता है कि बताइए यूपीएससी की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो किसको सौंपी जाती है, तो प्रेसिडेंट को सौंपी जाती है, और प्रेसिडेंट उसको सदनों में रखवाएगा। ठीक है, साथ ही एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, इन सभी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब एक तरीके से एनुअल रिपोर्ट होती है, उन सबको जो रखवाएगा सदनों में वो राष्ट्रपति रखवाएगा। लेकिन ये जो व्यक्ति अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे वो सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको सदनों में रखवा देगा। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। और हाँ, इनके जितने भी चेयरमैन होते हैं उनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, आप सभी जानते हैं। जैसे यूपीएससी के चेयरमैन हुआ, एससी एसटी कमीशन हुआ, ओबीसी कमीशन हुआ। ठीक है, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस चीज को बार बार रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि और भी अच्छी तरीके से कंटेंट क्लियर हो। चलिए, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं सेंट्रल के बारे में, सॉरी स्टेट के बारे में। अगर हम स्टेट के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि स्टेट में हमारी कुछ संस्थाएं होती हैं इसी टाइप की, जो कौन कौन सी होती है, यूपीएससी की जगह होगी वहां पे एसपीएससी,
यहाँ पे एसटी कमीशन की जगह हो जाएगा स्टेट एसटी कमीशन। यहाँ पे स्टेट एससी कमीशन, यहाँ पे स्टेट ओबीसी कमीशन, यहाँ पे स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज कमीशन। और इन सब की जो रिपोर्ट होती है, यानी कि जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, वो ये किसको सौंपेंगे? तो आप सभी जानते हैं कि ये गवर्नर को सौंपेंगे अपनी अपनी रिपोर्ट। और गवर्नर क्या करेगा उन रिपोर्ट का? गवर्नर इंट्रोड्यूस इन हाउसेज, यानी कि सदनों में रखवाएगा। और स्टेट में सदन कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें स्टेट के बारे में, तो स्टेट की भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी वार्षिक रिपोर्ट होती है। और यहाँ पे पहली संस्था होगी एसपीएससी, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग है। और ये स्टेट में ग्रेड ए और ग्रेड बी की जो है वैकेंसीज को फिलअप करता है। और साथ ही एक पीसीएस और जितने भी पीसीएस लोअर पीसीएस के एग्जाम होते हैं लगभग सभी ये कंडक्ट कराता है। साथ ही अदर एग्जामिनेशन भी देखता है। वही बात करें एसटी कमीशन के बारे में, तो ये भी हमारा एक राज्य में होगा। एससी कमीशन ये भी राज्य में होगा, ओबीसी कमीशन ये भी राज्य में होगा, माइनॉरिटी कमीशन ये भी राज्य में होगा, लैंग्वेज कमीशन ये भी राज्य में होगा। और इन सब की जो रिपोर्ट होगी वो एनुअल रिपोर्ट होगी। और वो रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? गवर्नर को। और गवर्नर फिर उनको क्या करेगा? सदनों में रखवाता है। कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में। ठीक है, चलिए इतनी बात तक क्लियर हुई। चलिए अब हमने पढ़ा ये भी, अब हम पढ़ते हैं सेशन के बारे में। ठीक है, कि सेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या होता है सेशन? तो पहले सेशन को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें सेशन के बारे में, तो इसको हिंदी में बोलते हैं सत्र। अगर हम सेशन के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास कुछ मेंबर लोकसभा से भी होते हैं, कुछ मेंबर राज्यसभा से भी होते हैं। यानी कि सदनों में दो टाइप के मेंबर होंगे, यानी कि चाहे वो आपका सेंट्रल का सदन हो, चाहे वो स्टेट का सदन हो। ठीक है, मेंबर दो टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट और एक जो है नॉमिनेट। अब अगर हम बात करें सेशन के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। लोकसभा में 545 मेंबर होंगे और राज्यसभा में 245 मेंबर होंगे, और वहाँ 545 मेंबर होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इनके जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी रीजन से होते हैं, यानी अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों से होते हैं। जो हमारे हाउस के सेशन चलते हैं तो ये अपने अपने हाउस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लासरूम चलती है और उस क्लासरूम में सभी आकर के प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से। तो अगर हम सेशन की बात करें तो सेशन को कम से कम चलाने के लिए 1/10 मेंबर का होना जरूरी है, यानी कि टोटल मेंबर का 1/10। तो यानी कि हम सेशन के बारे में बात करें तो सेशन को चलाने के लिए यानी कि 1/10 मेंबर should be present in house, यानी कि कुल प्रेजेंट इन, ऐसा लिख लेते हैं 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन टोटल मेंबर। ठीक है, यानी कि कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य का होना। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेशन के बारे में, तो सेशन को चलाने के लिए हमारे पास कुल सदस्यों का 1/10 मेंबर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह बात आप लोग जानते हैं, यानी कि 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउसेस। ठीक है, 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउसेस। हाउसेस कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,
हाउसेस, और हाउसेस का मतलब क्या होगा, लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी होगा, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं कोरम, यानी हिंदी में बोलेंगे गणपूर्ति। और ये हमारे संविधान में किस में है, आर्टिकल 100 में है। तो यानी कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि बताइए सत्र को चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो इज नोन एज 1/10 मेंबर, कुल सदस्यों का 1/10 मेंबर। यानी कि अगर हम बात करें कि सपोज दैट मेरी क्लास है 100 बच्चों की, और मैं ये कह दूं कि अगर 30 बच्चे आ जाएंगे क्लास में तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरी क्लास का जो कोरम हुआ वो कितना हुआ, 30 बच्चे हुए। या जैसे बैंक में आप पैसे जमा करने के लिए गए और बैंक वाले ने बोला कि अगर अगर मान लीजिएगा 8 कस्टमर आ जाते हैं तो मैं पैसे जमा करना स्टार्ट कर दूंगा, तो उस बैंक का कोरम क्या हुआ, 8 मेंबर। तो उसी तरीके से जब सदन में सेशन चलते हैं तो सेशन चलने पर कुछ मिनिमम सदस्यों का होना जरूरी है, और जो उसकी संख्या है वो 1/10 है। और अगर आपसे पूछ ले कि बताइए लोकसभा में या लोकसभा का कोरम कितना होता है, लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है, या लोकसभा में सत्र चलने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी है, तो आप जानते हैं कि लोकसभा में होगा 1/10 मेंबर। और अगर पूछ ले राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भी होगा 1/10 मेंबर, ठीक है। यह बात है हमारी सेशन की। इतनी बात आप समझ रहे हैं। अभी मैंने केवल और केवल सेंट्रल की बात की। किसकी बात की, सेंट्रल की। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेट के बारे में, किसके बारे में, स्टेट के बारे में, तो स्टेट में क्या होता है, स्टेट में भी आपका सत्र चलते हैं, सेशन चलते हैं। और सेशन चलाने के लिए भी स्टेट में 1/10 मेंबर का होना जरूरी है। यानी कि अगर हम विधानसभा का सत्र चला रहे हैं तो वहां पे कम से कम 1/10 मेंबर का होना जरूरी है। और अगर हम सत्र चला रहे हैं विधान परिषद का, तो वहां पे भी 1/10 मेंबर का होना जरूरी है। तो फाइनली आपसे पूछ लेगा कि बताइए सत्र चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए, तो 1/10 सदस्य चाहिए। पूछ लेगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कोरम बोलते हैं। पूछ लेगा लोकसभा का कोरम कितना है, तो 1/10, राज्यसभा का 1/10, लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/10, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/10। तो इस चीजें से आप इनको याद करते चलेंगे तो आपको बेहतर कमांड होती चली जाएगी पॉलिटी में। हाँ, पॉलिटी से याद आया, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। 1 मिनट रुकिएगा फटाफट से। ठंडा पानी लेकर चिल्ड नीचे से लिया फ्रिज में से। चलिए, अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जिसके लिए काफी सारे बच्चे मेरे पे कमेंट कर रहे थे अननेसेसरी कि सर प्लीज 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 हमें बताइए कैसे पढ़ते हैं पॉलिटी, आप कैसे पढ़ते थे, है ना। तो मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूं उस बारे में। पहले मैं आपकी कमियां बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। पहले कमी बता देता हूं। और मुझे पता है कि वो कमी मेरे अंदर भी रही थी पहले, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जैसे सिस्टम बदलता रहता है वैसे वैसे सब चीजें बदलती रहती हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों में क्या क्या कमियां हैं, और जितने भी ये क्लासेस देख रहे हैं डेफिनेटली उनके अंदर कमी ही कमी होगी, ठीक है। अब देखो पहली कमी क्या है। हम चाहते तो ये है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई बन जाए, कांस्टेबल बन जाए, एसएससी सीजीएल बन जाए, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। ये सभी का सपना है, लेकिन मेहनत करना कोई नहीं जानता। अब देखो कैसे। अगर मान लीजिएगा मुझे भूख लग रही है और मैं ये सोचूं कि मुझे खाना मिल जाए बना बनाया, तो वहां पे केवल और केवल एक ही कंडीशन होगी कि मेरे पास पैसा होना चाहिए जिसे मैं खर्च करके खाना खरीद सकूं और खा सकूं। क्योंकि वहां मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, मेरे पास पैसा था तो मैंने खरीद लिया, खा लिया, क्या हुआ।
लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे घर में कोई नहीं है और मुझे खाना बनाना है और सामान सब कुछ है, लेकिन मुझे खाना बनाना है, तो वो सामान ऑटोमेटिकली तो नहीं कर बन जाएगा खाना। ऑटोमेटिकली तो खाना नहीं बनेगा, उसके लिए मुझे एफर्ट करने पड़ेंगे, बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, एक चीज और, चूंकि इस बैच में सबसे ज्यादा बैच इसमें जो है वो लड़कियों ने एडमिशन लिया है, तो लड़कियों के लिए विशेष बात कि जब भी आप खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि अगर आप किसी चीज़ को जल्दबाजी में बनाएंगे, एक मिनट, किसी चीज़ को जल्दबाजी में बनाएंगे वो चीज़ अच्छी नहीं बनती। और लेकिन कोई चीज़ अगर हम आराम से, तसल्ली से, प्यार से बनाते हैं तो वो डेफिनेटली टेस्टी भी बनती है और काफ़ी अच्छी भी बनती है ना। कहने का मतलब ये है। तो भाई एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपकी कमी क्या है कि आपका सबसे पहले टारगेट ही फिक्स नहीं है। किसी भी बच्चे का टारगेट फिक्स नहीं है। कोई बच्चा तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस की, तो उसको कह दिया एसआई के फॉर्म आ रहे हैं, तो उसने कह दिया एसआई भी तैयारी करूंगा। कोई बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी मैं तो सीपीओ भी भरूंगा, मैं तो सीएचएसएल भी भरूंगा, मैं तो ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। यानी कि उनका कोई भी एक टारगेट फिक्स नहीं होता, जो कि गलत है। नेगेटिविटी बता रहा हूं अभी आपकी सभी की। अब तक का रिकॉर्ड है, कुछ बच्चों को छोड़ करके जितने भी बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, किसी ने मुझे अपना एम नहीं बताया कि सर मैं ये बनना चाहता हूँ और मुझे परफेक्टली इस चीज की तैयारी करनी है। सभी के मुंह पे एक ही नाम, सरकारी नौकरी। लेकिन कुछ भी मिल जाए, अपना जब तक आप एम फिक्स नहीं करोगे ना, आपको बनना क्या है, आपको नौकरी कौन सी चाहिए है, आप वो फिक्स नहीं करोगे तो हमेशा भ्रम में रहोगे। क्योंकि सभी नौकरियों का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है? कहीं पे रीजनिंग ज़्यादा है तो कहीं पे रीजनिंग कम है, कहीं पे मैथ ज़्यादा है तो कहीं पे मैथ बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो बच्चों के अंदर पहली कमी है कि वो अपना टारगेट फिक्स नहीं करते। कहेंगे कि हाँ तैयारी कर रहा हूँ मैं बैंक की, लेकिन उन्हें नहीं पता बैंक की कौन सी तैयारी कर रहे हो, पीओ की, क्लर्क की, एसओ की, काय की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की। लेकिन एसएससी सीजीएल की फुल फॉर्म ही नहीं पता बच्चों को। उनको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है एसएससी का। तैयारी कहाँ से होगी? बुद्धू बना रहे हैं, खुद भी बनने हैं और दूसरों को भी बना रहे हैं। दूसरा कि जब बच्चा तैयारी करता है तो उसको सिलेबस का ही नहीं पता होता। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की या एसएससी सीजीएल की, तो अगर मैं 1000 बच्चों में क्राइटेरिया लगाऊं तो 1000 बच्चों में 2 या 3 बच्चे ही ऐसे निकलेंगे जिनको पता होगा। उनको ये तो पता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आती है, लेकिन जीएस में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आती है, मैथ में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, वो किसी को कुछ नहीं पता। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना। किसी भी बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो सोचता है कि एक ही दिन में नौकरी मिल जाए, 2 महीने में नौकरी मिल जाए, 10 महीने में नौकरी मिल जाए। ऐसा नहीं होता। ये कंपटीशन में बैठे हो आप, ये हाई स्कूल की परीक्षा नहीं है। आपको एक दूसरे को पछाड़ करके आगे निकलना है, और अगर आप एक दूसरे को नहीं पछाड़ करके चलोगे तो भाई फिर क्या होगा। और अगर आप चाहते हैं असली कंपटीशन देखना, तो मुखर्जी नगर दिल्ली में आ जाइए, आपको सभी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कंपटीशन एक्चुअल में होता कि क्या है, कैसे कैसे लोग पढ़ते हैं, कितना टैलेंट है लोगों के पास, कैसे कैसे वो कितना पैसा बहाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो वहाँ आपको सभी आपके भ्रम दूर हो जाएंगे कि एक्चुअल में तैयारी होती कैसे है। नेक्स्ट बात करूं मैं कि एक कोचिंग पे और एक कंटेंट पे निर्भर ना होना। कोई बच्चा एक जगह डेमो ले रहा है, दूसरे दिन भी डेमो, तीसरे दिन भी डेमो, पता चला 1 महीना वहाँ पढ़ा, 2 महीने वहाँ पढ़ा, 3 महीने वहाँ पढ़ा, 1 महीना ऑनलाइन पढ़ा, फिर भाग गया, फिर आ गया, है ना। पता चला कि वहाँ 500 रुपये फीस है, कहीं वहाँ मिल लिया 200 रुपये में, तो वहीं चला गया। कहीं 1000 रुपये फीस है, वहाँ 800 रुपये ले रहा है दूसरा टीचर, वहाँ चला गया। यानी कि इस पूरी एजुकेशन को एक मार्केट बना दिया, सब्जी मंडी बन गई है ना। कि प्याज अगर यहाँ 10 रुपये किलो मिल रही है और कहीं 8 रुपये किलो मिल रही है, तो चलो 8 रुपये किलो वाले के पास चलो। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 10 रुपये किलो वाले प्याज में कुछ तो बात होगी जो वो 10 रुपये किलो बेच रहा है। भाई एप्पल के फ़ोन में और एक एमआई के फ़ोन में कितना फ़र्क है। अगर आप एप्पल की क्वालिटी का फीचर के फ़ोन लेंगे ना, अगर आप एक एमआई के फ़ोन में देखेंगे तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, जो आपको 10-15 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल। लेकिन वही आप एप्पल में लेके दिखाना, एप्पल में तो आया ही नहीं 64 मेगापिक्सल। पहली बात तो ये। अरे चलो आ भी गया तो कम से कम आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का फ़ोन मिलेगा, तो कहाँ 15,000 कहाँ 2 लाख रुपए। तो क्या फ़र्क नहीं है दोनों में? बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि वो ब्रांड है, वो ब्रांडेड चीज़ है, वो आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है?
है ना। आप एप्पल का फ़ोन हाथ में भी होता है ना, तो वहाँ लोगों का स्टैंडर्ड दिखता है कि हाथ में एप्पल है। और एमआई तो एमआई है ना, वो तो पता ही है आपको, एमआई तो एमआई ही है। तो कहने का मतलब ये होता है कि बच्चों को ना तो सिलेबस का पता है, ना ही उनको अपना टारगेट पता कि हमें बनना क्या है, ना ही वो कभी सिलेबस, ये तो कह देंगे बच्चे में, बच्चे आएंगे, मैंने देखा अक्सर बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए कि काय की तैयारी करो जी, एसएससी सीजीएल, बस पूछ लो क्या आएगा जी, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस आएगी बस। लेकिन जीएस में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, कुछ नहीं पता। ठीक है। ऑनलाइन में किसकी तैयारी करनी है सर, एसएससी सीजीएल एसआई की, लेकिन एसआई में क्या आना है क्या नहीं आना कुछ नहीं पता किसी को। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है आप लोगों की। हमेशा याद रखें कि अपने अंदर की अगर आप कमी निकालेंगे ना, तो एक दिन परफेक्ट आदमी बन जाओगे। अगर अपनी कमियों को छुपाओगे ना, कि सर आज मेरे पास फीस नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है, मुझे घर का काम करना पड़ गया, मुझे ये करना पड़ गया, मेरा पेपर था, मेरे साथ ये हो गया, मम्मी बीमार थी, पापा बीमार थे, भैया नहीं था, मेरे पास बाइक नहीं आने को, तो ये सब एक्सक्यूज़ हैं। इन सब को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि सरकारी नौकरी को पाने का मतलब होता है सैक्रिफिकेशन। आपको बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाई करना पड़ेगा, और सैक्रिफाई का मतलब होता है आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बहुत ही कंट्रोल में लेकर के चलना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब टाइम ये आ चुका है कि जिन्होंने एम टेक बी टेक की हुई है, जो आपसे कहीं गुना ज़्यादा होशियार हैं, वो भी अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ रहे हैं। और सोचिए कि अगर वे लोग भी इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज़ में, तो कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा। और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब पाना भी एक सपना हो जाए। ठीक है, कितना टाइम हो गया, चलो भाई एक काम करते हैं ना, कल सैटरडे है, मैं आपको कल समझाता हूँ। ठीक है, आज की एक्चुअली मुझे क्लास लेनी है दूसरी, और चूंकि ये भी नहीं पूरा हो पाया, जो मैं समझाने वाला था वो भी नहीं समझा पाया। कल मैं आपको एक मोटिवेशनल चीज़ें भी बताऊंगा, तैयारी कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, कल सैटरडे है, कल टेस्ट में मिलते हैं। संडे छुट्टी है, संडे को आप रिवीजन कर लीजिएगा, पॉलिटी का ही नहीं, सभी चीज़ों का, मैथ का, रीजनिंग का, हिस्ट्री का, जो जो आप पढ़ते हैं। और कल मैं आपको समझाता हूँ ये सारी बातें, फिर मंडे से हम क्लास स्टार्ट जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।